हेलो एंड वेलकम टू द कलेक्टर बाबू। दोस्तों, जैसा कि आपको पता है, हम लोग इकोनॉमी की एक सीरीज रन कर रहे हैं। इसमें हमारा फोकस कहाँ पे है कि इकोनॉमी में अगर आप देखोगे, ठीक है, तो उसमें से 90% जो आपके क्वेश्चंस हैं वो पीवाईक्यूज अगर आप देखोगे, एनालिसिस करोगे, तो 10 टॉपिक ऐसे हैं जहाँ पे आपको 90% पीवाईक्यूज आपको इकोनॉमी यहीं से आते हैं, इन्हीं 10 टॉपिक्स आते हैं। तो इन्हीं 10 टॉपिक्स के हम लोग एक सीरीज रन कर रहे हैं जिसमें हमने 2 चैप्टर कवर कर लिए हैं। हमने इन्फ्लेशन कवर कर लिया है, हमने मनी एंड बैंकिंग और जो मॉनेटरी पॉलिसी है वो हमने कवर कर लिया है। आज के चैप्टर में हम थर्ड मतलब सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर अगर जहाँ तक क्वेश्चन आया है मनी इन बैंकिंग के बाद, तो वो है फिस्कल पॉलिसी। फिस्कल पॉलिसी और इसके साथ ही साथ हम लोग टैक्सेशन जो है वो कवर करेंगे, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन जो है हमें देखने को मिले हैं। क्लियर है? अब हमारा अप्रोच क्या होगा? सिंपल, हम लोग क्या कर रहे हैं कि इन 10 वीडियो में इकोनॉमी के जितने भी इंपॉर्टेंट चैप्टर्स हैं उनका पूरा अच्छे से एक रिवीजन कर लेंगे। ठीक है, जिसमें से हम जितने भी फैक्ट हैं जो यूपीएससी पूछता है या कोई कॉन्सेप्ट है उनको हम लोग रिवाइज कर रहे हैं। साथ ही साथ हम 10 से 15 साल पुराने जितने भी पीवाईक्यूज आए हुए हैं उन सबको कवर कर रहे हैं और लाइव क्वेश्चन भी सॉल्व कर रहे हैं। यानी कि हम ये देख रहे हैं कि अगर हम क्वेश्चन के बारे में अगर हमें ज़्यादा नहीं पता है तो कैसे हम इसको अपना कॉमन सेंस लगाकर, एलिमिनेशन टेक्निक लगाकर इसको सॉल्व कर सकते थे। तो एक कॉम्प्रहेंसिव तरीके से 10 वीडियो में हम लोग आपका ये जो इकोनॉमी है वो प्रीलिम्स के अकॉर्डिंग अच्छे तरीके से प्रिपेयर कर देंगे। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। तो आज हमारा टॉपिक है वो है फिस्कल पॉलिसी को लेकर। देखिए, फिस्कल पॉलिसी एक ऐसी चीज़ आप मान के चलो, मतलब एक ऐसा प्रिंसिपल है गवर्नमेंट के लिए जिससे वो ये डिसाइड करती है कि मुझे कितना खर्चा करना है। ठीक है, मुझे कितना लोन लेना है, मुझे कितना टैक्स लेना है, मतलब उसके पैसों का जो भी लेखा जोखा है, कैसे प्लान करना है, कैसे लोन लेना है, कहाँ से पैसा आएगा, कहाँ को जाएगा, ये सब चीज़ों का अगर गवर्नमेंट डिसीजन लेगी तो वो फिस्कल पॉलिसी के बेसिस पर ही लेगी। जैसे मनी को लेकर कौन अपनी पॉलिसी बनाता था? आरबीआई बनाता था। तो जब आरबीआई मनी को लेकर, लिक्विडिटी को लेकर, मनी सप्लाई को लेकर जब अपनी पॉलिसी बनाती थी तब उसको क्या बोलते थे? मॉनेटरी पॉलिसी। उसी तरह का जब गवर्नमेंट अपने पैसों का हिसाब किताब करती है, गवर्नमेंट अपने पैसों को किस तरीके से रेवेन्यू निकालती है, टैक्सेशन से निकालती है या बजट से वो कैसे खर्चा करने जा रही है, वो सब बताती है, तो वो उसके फिस्कल पॉलिसी का पार्ट होता है। ठीक है, अब देखो फिस्कल पॉलिसी की अगर हिस्ट्री में जाए तो ये पिक्चर में कैसे आया, मतलब ये फिस्कल पॉलिसी के बारे में कब ऐसा लगेगा कि हाँ अब गवर्नमेंट के लिए जरूरी हो गया है? तो दरअसल जब आपको पता होगा 1929 में ग्रेट डिप्रेशन आया था। ठीक है, पूरे वर्ल्ड में आया था, अमेरिका में बहुत ज़्यादा प्रभाव देखने को मिला था। उस वक्त क्या था कि कैपिटलिस्ट इकोनॉमी हैवी थी। ठीक है, अमेरिका पूरी तरीके से कैपिटलिस्ट कंट्री है, मतलब पूरा जो प्रोडक्शन है इकोनॉमी में, क्या प्रोड्यूस होगा, क्या प्रोड्यूस नहीं होगा, कितने दाम पे बिकेगा, ये सब प्राइवेट प्लेयर डिसाइड करते थे। मतलब कैपिटलिज्म के हाथों में वो कंट्रोल था। बट जब ग्रेट डिप्रेशन आ गया, लोगों के हाथ से जॉब चली गई, लोगों के हाथ में खाना खाने का पैसा नहीं बचा, तब ये किन्सियन इकोनॉमी पिक्चर में आई। किन्सियन इकोनॉमी ने ये बोला कि भाई ऐसा नहीं होता है कि सारा आप पूरा कंट्रोल जो है वो प्राइवेट प्लेयर्स के हाथों में दे दो, कुछ तो आपको अपने हाथों में रखना पड़ेगा। अगर लोगों की जॉब चली गई, लोग सर्वाइव नहीं कर पाए, तो किस टाइप की कैपिटलिस्ट इकोनॉमी? इसका मतलब ये कि अगर हमें ऐसी सिचुएशन को अवॉइड करना है, डिप्रेशन जैसी चीज़ों को अवॉइड करना है इकोनॉमी में फर्दर, तो आपको किन्सियन इकोनॉमी अप्रोच लानी पड़ेगी, यानी गवर्नमेंट को भी स्पेंड करना पड़ेगा। गवर्नमेंट स्पेंड करेगी, ब्रिज बनवाएगी, रोड बनवाएगी, इससे क्या होगा? गवर्नमेंट पैसे खर्च करेगी, पैसे किसके पास जाएंगे? लोगों के पास जाएंगे, और लोगों के पास जब पैसा आएगा तो खर्चा करेंगे, तो डिप्रेशन से कंट्री जो है वो बाहर निकलती है। ठीक है, अब जब गवर्नमेंट खर्चा करेगी तो उसको मैनेज भी करना पड़ेगा। इसी मैनेजमेंट के लिए हम लोग क्या लेके आए? फिस्कल पॉलिसी लेके आए। ठीक है, अब इसका हमने हिस्ट्री समझ लिया, बैकग्राउंड समझ लिया। तो देखो, फिस्कल पॉलिसी की जरूरत क्यों पड़ी? क्योंकि हमारे देश को, किसी भी देश की कंट्री को फिस्कल पॉलिसी का मेन एम जो होता है कि उस देश का ग्रोथ इंश्योर करना। अगर हम ये डिसाइड करते हैं कि यार हमको हमारे देश की इकोनॉमी को बढ़ाना है, जीडीपी को बढ़ाना है, तो हमें इतना लोन चाहिए, तो क्या है हमारा प्राइमरी फोकस? ग्रोथ है। ठीक है, उसी तरीके से डेवलपमेंट करना है, इस वजह से हम लोग पैसा ले रहे हैं और पैसा खर्च कर रहे हैं। तो फिस्कल पॉलिसी का मेन एम यही होता है कि हमें ग्रोथ और डेवलपमेंट पे फोकस करना है। सेकेंडली, प्राइस स्टेबिलिटी यानी इन्फ्लेशन, क्योंकि देखो अगर इन्फ्लेशन बढ़ गया तो लोगों को परेशानी होगी। अब इन्फ्लेशन को कम कैसे कर सकते हैं कि जितने भी मनी सप्लाई है इकोनॉमी में उसको कम कर दो, या तो मॉनेटरी पॉलिसी करेगी, आरबीआई करेगी, ठीक है, इंटरेस्ट रेट बढ़ा देगी। बट गवर्नमेंट भी अपने तौर से कर सकती है। गवर्नमेंट क्या करती है कि अपना जो एक्सपेंडिचर है, ठीक है, जहां भी वो वेलफेयर स्कीम है या जो भी खर्चा कर रही है उसको कम कर दे। जब एक एक्सपेंडिचर कम कर देगी तो मनी सप्लाई भी कम हो जाएगा, तो जब मनी सप्लाई कम होगा तो इन्फ्लेशन भी अपने आप कम होने लगेगा। तो प्राइस स्टेबिलिटी भी एक इसका मोटिव होता है। फिर होता है जॉब क्रिएशन, जितना जॉब क्रिएट होगा, लोगों के हाथ में पैसा आएगा, हमारे देश की इकोनॉमी बढ़ेगी। तो फिस्कल पॉलिसी का एक एम ये भी होता है कि हमें जॉब को क्रिएट करना है। तो हमने देख लिया फिस्कल पॉलिसी क्या होता है और इसका एम भी हमने देख लिया। क्लियर है?
अब फिस्कल पॉलिसी कितने टाइप की होती है? तो एक होती है आपकी न्यूट्रल फिस्कल पॉलिसी, यानी कि गवर्नमेंट के पास जितना भी पैसा आ रहा है, उतना ही वो खर्चा कर रही है। सपोज़ करो गवर्नमेंट के पास में ₹100 इनकम हो रही है, टैक्स से, नॉन टैक्स रेवेन्यू से ₹100 आया और गवर्नमेंट ने ₹100 ही खर्चा किया। तो ये हम बोलेंगे कि गवर्नमेंट एक न्यूट्रल फिस्कल पॉलिसी रन कर रही है। फिर होती है कि एक्सपांशनरी मॉनेटरी पॉलिसी, मतलब एक्सपांशनरी फिस्कल पॉलिसी। इसमें क्या करती है गवर्नमेंट कि यार देखो इनकम तो हमारी ₹100 है, बट हमें क्या करना है, हमारी जीडीपी को भी बढ़ाना है, हमें जॉब भी क्रिएट करनी है, तो खर्चा कितने कर देती है वो 120। तो ये ₹20 का शॉर्टफॉल हो जाता है, ₹20 का इसको लोन लेना पड़ जाता है। तो यहाँ पर हम लोग क्या फॉलो कर रहे हैं, गवर्नमेंट क्या फॉलो कर रही है, एक्सपांशनरी फिस्कल पॉलिसी, यानी जितनी हमारी सरकार की आमदनी है उससे ज़्यादा वो खर्चा कर दे रही है। क्लियर है? अब कॉन्ट्रैक्शनरी फिस्कल पॉलिसी, इसमें सिंपल है कि गवर्नमेंट की इनकम ₹100 है तो खर्चा सिर्फ ₹80 का कर रही है। मतलब इसको ऐसा भी समझो कि गवर्नमेंट का बहुत ज़्यादा पैसे आ रहे हैं, अगर वो खर्चा करने जाएगी भी ना, तो भी उसके पास में इतना पैसा नहीं बचेगा। क्यों? क्योंकि देखो जो स्कैंडिनेवियन कंट्री है, इनके पास में बहुत ज़्यादा पैसा आता है, ऑयल का पैसा आता है और इनकी पॉपुलेशन इतनी होती नहीं है, तो इतना खर्चा करना पड़ता नहीं है। तो वो एक टाइप की कॉन्ट्रैक्शनरी पॉलिसी होती है कि स्पेंडिंग ज़्यादा नहीं होती, इनकम ज़्यादा हो जाती है उनकी, टैक्स से ज़्यादा पैसा आ जाता है। तो ये हमारी टाइप्स ऑफ फिस्कल पॉलिसी हो गई है। ठीक है? अब देखो, यहाँ पर आपको फिस्कल पॉलिसी के टूल समझने हैं, क्योंकि हमने ये देखा है कि फिस्कल पॉलिसी क्या होती है, हमने ये देख लिया कि इसका एम क्या होता है, ऑब्जेक्टिव क्या होता है, फिर हमने टाइप्स देख लिए। अब हमें ये देखना है कि अगर फिस्कल पॉलिसी को सरकार एग्जीक्यूट कर रही है, तो वो किस टूल्स के बेसिस पे कर रही है, क्या यूज़ करती है फिस्कल पॉलिसी को मैनेज करने के लिए। तो सबसे बड़ा हथियार तो गवर्नमेंट के पास में बजट होता है। बजट आता है तो सरकार बताती है देखो मेरी इतनी इनकम आने वाली है, इतना मेरा रेवेन्यू आएगा और यहाँ पे मैं खर्चा करने जा रही हूँ। ठीक है? तो पूरा जो ब्यौरा होता है, लेखा-जोखा होता है सरकार की आमदनी का और खर्चे का, वो कहाँ पे हमें देखने को मिलता है? बजट में देखने को मिलता है। फिर सरकार का दूसरा टूल होता है टैक्सेशन, यानी अगर खर्चा बढ़ाना है तो आपको कहीं न कहीं से तो पैसे लाने पड़ेंगे, तो टैक्स से लाना पड़ेगा। अब टैक्स कम करना है, टैक्स घटाना, मान लो इन्फ्लेशन ज़्यादा बढ़ गया है, ठीक है? अब क्योंकि लोग ज़्यादा खर्चा कर रहे हैं तो इन्फ्लेशन ज़्यादा हो गया है, तो सरकार क्या करती है, टैक्स बढ़ा दो। टैक्स बढ़ा देंगे, लोगों के हाथ से पैसा कहाँ चला जाएगा? सरकार को टैक्स देने में चला जाएगा। तो उससे क्या होगा? मनी सप्लाई कम हो जाएगी और फिर इन्फ्लेशन भी कम हो जाएगा। तो एक तरीका क्या हो गया कि भाई टैक्सेशन को भी वो ऊपर-नीचे करके अपनी फिस्कल पॉलिसी के ऑब्जेक्टिव को पूरा करती है। फिर होता है डेट मैनेजमेंट। भाई आपको पता है कि सरकार के पास इतना पैसा तो होता नहीं है, टैक्स मिला लो, 4% लोग हमारे देश में टैक्स भरते हैं इफेक्टिवली। तो अब सरकार को खर्चे बहुत करने हैं, सरकार को मनरेगा चलानी है, सरकार को मिड डे मील स्कीम चलानी है, तो पैसे नहीं आ पाते हैं पूरी तरीके से, तो हमें डेट लेना पड़ता है, लोन लेना पड़ता है। तो उस लोन को मैनेज भी करना पड़ेगा कि भाई कितने ब्याज पे लेना है, कितने समय के लिए लेना है ताकि हम वापस कर पाएँ। तो ये मैनेजमेंट भी कहाँ पे आता है आपका? फिस्कल पॉलिसी के टूल में। फिर होता है डिसइन्वेस्टमेंट, कि लोन भी अब हमको नहीं मिल रहा है। एक पॉइंट के बाद में आरबीआई ने मना कर दिया कि नहीं, नहीं तुमने बहुत लोन ले लिया, अब बस। तो हम लोग क्या करते हैं, हमारे पास जितने भी पीएसयूज़ वगैरह हैं, उनको हम थोड़ा-सा उनके शेयर को ऑफलोड कर देते हैं। ऑफर फॉर सेल, यानी अपने जो भी सरकार के पास में भेल के, ठीक है, गेल के शेयर हैं, तो वो क्या करती है 2-4% पब्लिक को दे देती है। इससे उसके पास पैसा आ जाता है ताकि वो अपनी जो भी स्कीम्स है वो रन कर सके। तो ये सब क्या किसके थ्रू होता है? फिस्कल पॉलिसी के लिए होता है। ये सारे टूल्स किसके हो गए? फिस्कल पॉलिसी के टूल्स हो गए। क्लियर है इतना? अब हमारा सबसे इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है बजट, यानी फिस्कल पॉलिसी का अगर सबसे इंपॉर्टेंट टूल है तो बजट है। एंड सेकेंडली सबसे ज़्यादा क्वेश्चन अगर आप देखने को मिलेगा तो आपको इस कंपोनेंट से भी फिस्कल पॉलिसी पे बेसिस पे जो क्वेश्चन बन रहे हैं वो यहाँ से आते हैं यूपीएससी प्रीलिम्स के हिसाब से। तो देखो इसका बैकग्राउंड क्या है, बजट का कहीं भी मेंशन है कॉन्स्टिट्यूशन में? तो बिल्कुल नहीं है, बजट कहीं पे भी कॉन्स्टिट्यूशन मेंशन नहीं है। तो अगर बजट मेंशन नहीं है तो क्या मेंशन है? आर्टिकल 112 में ये लिखा हुआ है कि एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट जो है पार्लियामेंट में प्रेजेंट किया जाएगा। ठीक है? मतलब बजट नहीं है, बजट के प्लेस पे क्या है? एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट। किस आर्टिकल में? आर्टिकल 112। कौन प्रेजेंट करेगा? आर्टिकल में तो ये बोला गया है कि प्रेसिडेंट करेंगे, ठीक है, बट प्रेसिडेंट करते हैं क्या? नहीं। प्रेसिडेंट के बिहाफ में फाइनेंस मिनिस्टर जो होंगे वो ये एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट पार्लियामेंट में रखेंगे। इतना फैक्ट क्लियर है? ठीक है। अब देखो अगला क्वेश्चन आपसे ये बन सकता है कि ये जो एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट है या बजट, इसको बनाता कौन है? तो इसमें क्या होता है कि फाइनेंस मिनिस्टर, यानी फाइनेंस मिनिस्टर तो इन्वॉल्व है, बट उसके अंदर ही बहुत सारे डिपार्टमेंट है। तो उसमें एक डिपार्टमेंट है डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स, ये बनाते हैं आपका बजट, यानी कि एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट। तो ये हो गया हमारा पॉलिटिकल डायमेंशन बजट का। यहाँ से क्वेश्चन जो आने थे वो इस तरीके से आ सकते हैं। बट क्वेश्चन आया है कि ये जो बजट में आता है क्या पेश किया जाता है कि गवर्नमेंट के रिसिप्ट और गवर्नमेंट का एक्सपेंडिचर। ठीक है, तो क्वेश्चन क्या पूछा जा रहा है कि क्या गवर्नमेंट के रेवेन्यू रिसिप्ट का हिस्सा है, या रेवेन्यू या कैपिटल रिसिप्ट का हिस्सा है, या फिर गवर्नमेंट के रेवेन्यू एक्सपेंडिचर का हिस्सा है, या गवर्नमेंट के कैपिटल एक्सपेंडिचर का हिस्सा है। मतलब कुछ आइटम्स आपको ऑप्शन में दे देंगे और आपको पहचानने का बोलेंगे। तो यहाँ पर आपको सिंपल एक ट्रिक मैं आपको बता रहा हूँ, एसेट एंड लायबिलिटी। ये फॉर्मूला आप अपने माइंड में रख लेना कि अगर कोई भी आइटम अगर सरकार के एसेट एंड लायबिलिटीज के पे इंपैक्ट डालता है
ठीक है, तो वो आपका कैपिटल रेवेन्यू या कैपिटल एक्सपेंडिचर का पार्ट रहेगा। और अगर कोई भी इम्पैक्ट, कोई भी खर्चा, कोई भी रेवेन्यू अगर सरकार के एसेट एंड लायबिलिटी का कोई प्रकार का अफेक्ट नहीं करती है, किसी प्रकार से चेंज नहीं करती है, तो ये हो जाएगा किसके अंदर चला जाएगा, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर या रेवेन्यू रिसीट्स। क्लियर है? अगर एसेट एंड लायबिलिटी पे अफेक्ट हुआ तो क्या हो गया, वो कैपिटल का हिस्सा बन जाएगा। अगर एसेट एंड लायबिलिटीज पे कोई इफेक्ट नहीं हुआ तो वो किसका हिस्सा बन जाएगा, रेवेन्यू का। अब देखो समझते हैं हम लोग, ठीक है। सरकार की आमदनी रिसीट्स, सरकार खर्चा कर रही है उसको एक्सपेंडिचर बोल रहे हैं, क्लियर है। अब सरकार की आमदनी दो तरीके से होती है, एक रेवेन्यू रिसीप्ट से, एक कैपिटल रिसीप्ट से, यानी जो शॉर्ट टर्म में होती है, जो रिकरिंग नेचर की होती है। शॉर्ट टर्म रिकरिंग यानी टैक्स से जो आपका पैसा आता है वो हम क्या बोलते हैं, उससे वो हम बोलते हैं रेवेन्यू रिसीट्स। अब देखो टैक्स से कुछ भी पैसा आया, क्या सरकार के एसेट बना, नहीं। क्या सरकार के ऊपर लायबिलिटीज बनी, नहीं। क्यों, क्योंकि हमने जो टैक्स से पैसा लिया वापस थोड़ी हमको देना है, तो सरकार के ऊपर कोई लायबिलिटी नहीं है और कोई ऐसा एसेट भी क्रिएट नहीं हुआ जो सरकार को आगे जाकर फायदा दे। अभी हमको पैसे मिल गए, ठीक है। तो यहाँ पर ये हुआ है कि हमारा एसेट एंड लायबिलिटी पे कोई इफेक्ट नहीं हुआ, इसका मतलब ये हमारा रेवेन्यू रिसीट्स का पार्ट है, ठीक है। अब सरकार को पैसा आता है कैपिटल रिसीट से। कैपिटल रिसीट से क्या क्या आता है, एक तो लोन आता है, ठीक है। फिर सरकार क्या करती है कि सरकार ने किसी को लोन दिया होता है तो वो मैच्योर हो जाता है, ठीक है, तो पैसे रिकवरी पे भी आ जाते हैं, ठीक है। या फिर सरकार डिसइन्वेस्टमेंट कर दे, अपने पीएसयू का शेयर है ना उसको डिसइन्वेस्टमेंट कर दे तो भी पैसा आ जाते हैं। तो देखो ये सारे तीनों को आप ध्यान से देखो, लोन लेंगे तो सरकार की लायबिलिटी बढ़ेगी, बिल्कुल बढ़ जाएगी, तो इसका मतलब कैपिटल का हिस्सा है। अब रिकवरी ऑफ लोन को देखो, जब तक रिकवरी नहीं हुई थी वो एसेट था, एसेट आ रहा था मतलब क्या कि सरकार को उससे इंटरेस्ट मिल रहा था। अगर सरकार ने लोन दिया था तो कोई ना कोई तो उसको इंटरेस्ट दे रहा था ना। अब वो मैच्योर हो गया तो अब इंटरेस्ट आएगा नहीं, मतलब अब वो एसेट नहीं रहा, मतलब एसेट में वो इंपैक्ट डाला है उसने, तो कैपिटल। थर्ड है डिसइन्वेस्टमेंट, सरकार के पास में पैसा आया बट सरकार का एसेट क्या थी, पीएसयू। पीएसयू में उसका एसेट अब कम हो गया, पहले 76% अगर किसी कंपनी में सरकार के पास शेयर था तो 76% का एसेट था। अब वो एसेट अगर मान लो 2-3% कम कर दिए तो 73% का एसेट रह गया। तो एसेट में चेंज आया, हाँ आया, तो ये कैपिटल रिसीट्स का हिस्सा है। सिंपल, आपको बस यही फॉर्मूला याद रखना है, एसेट एंड लायबिलिटी में इंपैक्ट आया मतलब कैपिटल, एसेट एंड लायबिलिटी में कोई इंपैक्ट नहीं आया दैट मीन्स रेवेन्यू। अब खर्चा में भी सेम अप्लाई करो। रेवेन्यू खर्चा कहाँ पे जाता है सरकार का, सरकार जो भी सरकार को अपनी सैलरीज वगैरह देती है, ठीक है, वो सरकार पेंशन देती है, ठीक है, सरकार सब्सिडी देती है, तो ये सब क्या आता है, ये सब सरकार के ऊपर खर्चा कर देती है। बट कोई लायबिलिटी है क्या, नहीं, हमारी कोई लायबिलिटी क्रिएट नहीं हुई क्योंकि हमको वापस देना नहीं उनको दोबारा, इस टाइप से कुछ होता नहीं है, ठीक है। और इससे हमारी कोई एसेट भी क्रिएट नहीं हुई, ठीक है। तो ये क्या हो गया, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर का हिस्सा हो गया। अब कैपिटल एक्सपेंडिचर देखो, सरकार क्या बना रही है, रोड बना रही है, सरकार क्या बना रही है, ब्रिज बना रही है, सरकार क्या बना रही है, स्कूल बनवा रही है। तो ये सब क्या हो गया, ये सब सरकार का कैपिटल एक्सपेंडिचर है। क्यों, क्योंकि ये रोड ब्रिज के सब सरकार के क्या है, ये सरकार के एसेट हैं भाई। एक तरीके से सरकार कभी भी रोड ब्रिज से मतलब पैसे कमा रही है या एक एसेट क्रिएट कर रही है, एक इकोनॉमिक वैल्यू क्रिएट हो रहा है, तो सरकार का एसेट हुआ ना, तो ये क्या हो जाएगा, कैपिटल का हिस्सा हो जाएगा। तो इस तरीके से आप आराम से पूरे कॉन्सेप्ट को इजीली एसेट एंड लायबिलिटी के फॉर्मूला से आप सॉल्व कर सकते हो, आपके सारे क्वेश्चन एक बार में सॉल्व हो जाएंगे, ठीक है। अब चलते हैं आगे। अब एक टाइप ये भी होता है सरप्लस बजट का। सरप्लस बजट यानी सिंपल कि सरकार के अगर रेवेन्यू ज़्यादा है, ठीक है, और सरकार का खर्चा अगर कम है तो ये सरप्लस बजट हो जाता है, ठीक है। बट ऐसा होता है क्या, नहीं होता है। क्यों, क्योंकि हमारे पास से बहुत ज़्यादा पैसा कम आता है और खर्चा हमारे बहुत ज़्यादा है, तो इसी वजह से सरप्लस बजट हमारे पास में नहीं होता है। ये आपको मिलेगा स्कैंडिनेवियन कंट्री में, नॉर्वे वगैरह में, जहाँ पे इनकम रेवेन्यू बहुत ज़्यादा सरकार के बट खर्चा कम है। बैलेंस बजट में क्या होगा कि सरकार जितना भी रेवेन्यू आ रहा है वो बराबर हो जाता है एक्सपेंडिचर के, मतलब 100 रुपये अगर कमाई हो रही है तो 100 रुपये ही सरकार खर्चा कर रही है, तो बैलेंस बजट हो जाता है। अब हमारा बजट क्या होता है, डेफिसिट बजट, यानी जितनी भी हमारी रेवेन्यू आ रही है वो कम पड़ जाती है। क्यों, क्योंकि हमारा खर्चा बहुत ज़्यादा है, तो इस वजह से हमको लोन लेना पड़ता है। तो हमारा कैसा बजट होता है, डेफिसिट बजट होता है, क्लियर है। तो अगर हमारा डेफिसिट बजट होता है तो कौन किस टाइप के डेफिसिट होते हैं, क्योंकि यहीं से आपको सबसे ज़्यादा क्वेश्चन फिस्कल पॉलिसी में देखने को मिले हैं। और 2025 में डायरेक्टली 2 क्वेश्चन जो थे वो सीधे सीधे डेफिसिट से आए थे। और यहाँ पर भी डेफिसिट का आपको कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। जैसे ही कॉन्सेप्ट अगर आपको क्लियर हुए तो सरकार ने इस बार क्या कर दिया, यूपीएससी ने क्या पूछा, न्यूमेरिकल दे दिए। न्यूमेरिकल इन द सेंस नंबर दे दिए, फिगर दे दिए कि आप बताओ इसमें से क्या रेवेन्यू डेफिसिट है, इसमें क्या प्राइमरी डेफिसिट है, क्या फिस्कल डेफिसिट है। इस टाइप से क्वेश्चन यूपीएससी ने पूछ लिया, ठीक है। तो आपको क्लैरिटी होना चाहिए कि डेफिसिट मतलब क्या। तो देखो सबसे पहला डेफिसिट होता है बजट डेफिसिट। बजट डेफिसिट में आप सिंपल ये देखो, सरकार का जितना भी पैसा आया और सरकार का जितना भी खर्चा हुआ उसको माइनस कर दो, टोटल एक्सपेंडिचर माइनस टोटल रिसीट्स, और फिर उसके बाद जो भी शॉर्टफॉल आएगा वो आएगा आपका बजट डेफिसिट कहलाएगा। सिंपल कि सरकार की आमदनी कितनी हो गई, 100 रुपये, सरकार ने खर्चा कितना कर दिया, 120 रुपये का,
तो कितने का बजट डेफिसिट हो गया? 20 रुपए का। बस ये फॉर्मूला अपने को याद रखना होता है। अब देखो फिजिकल डेफिसिट सबसे इंपॉर्टेंट, क्योंकि यूपीएससी ने ये पूछ लिया था। सरकार जितना भी खर्चा कर रही है, ठीक है, 100 रुपये सरकार ने खर्चा कर दिया। अब सरकार के रेवेन्यू और सरकार को इनकम कितनी मिली? टैक्स वैक्स मिला के कुल मिला के 20 रुपये मिली। सरकार खर्चा कितना करा? 100 रुपये का। तो आपको 20 रुपये कहीं ना कहीं से लेना पड़ेगा। 20 रुपये का आपने लोन ले लिया, तो अब आप सरकार के पास रेवेन्यू कितना आ गया? 100 रुपये का, खर्चा 100 रुपये का। बट क्या ये सच है? नहीं। क्यों? क्योंकि 20 रुपये तो लोन लिया है। इसी बोरोइंग को क्या बोलते हैं हम लोग? फिजिकल डेफिसिट। यानी टोटल एक्सपेंडिचर में जितना भी रेवेन्यू रिसीट्स है, जो भी टैक्स से पैसा आया है, और ऐसा कैपिटल रिसीट्स जिससे कोई लोन ना क्रिएट हुआ हो, यानी डिसइन्वेस्टमेंट अगर से पैसा आया है तो लोन है क्या? नहीं, लोन तो नहीं है, तो वो हमारा कैपिटल रिसीट्स होगा, वो हम जोड़ सकते हैं। बट जैसे ही आपने लोन लिया 20 रुपये का, तो ये आपका क्या हो जाएगा? फिजिकल डेफिसिट हो जाएगा। क्लियर है? फिर से देख लेते हो, 100 रुपये सरकार का खर्चा है, सरकार की कमाई सब मिला लो, टैक्स से मिला लो, सरकार के डिसइन्वेस्टमेंट पे मिला लो, तो भी 80 रुपये ही हो रहे हैं, फिर भी कम पड़ रहे हैं। तो 20 रुपये सरकार ने लोन ले लिया, ठीक है। अब कहने को तो हमने 100 रुपये का शॉर्टफॉल कम कर लिया, बट ये है क्या? एक तरीके से लोन। यही लोन को क्या बोला जाता है? फिजिकल डेफिसिट, यानी टोटल बोरोइंग। क्लियर है इतना? अब देखो रेवेन्यू डेफिसिट। रेवेन्यू डेफिसिट मतलब शॉर्ट कमिंग, मतलब 1 साल का पीरियड में कि सरकार जितना भी खर्चा करती है, ठीक है, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर होता है, उसमें रेवेन्यू रिसीट्स में माइनस कर दोगे तो आपको क्या मिल जाएगा? आपका रेवेन्यू डेफिसिट। बट सरकार का यह मानना है, 2011-12 से हमने क्या इंट्रोड्यूस कर दिया? इफेक्टिव रेवेन्यू डेफिसिट। यानी सिंपल से देखो कि सेंटर क्या करती है? लोन देती है। किसको देती है वो लोन? वो स्टेट गवर्नमेंट को लोन देती है। अब देखा जाए तो ये क्या हुआ? एक तरीके से आपका रेवेन्यू एक्सपेंडिचर हो गया सरकार के लिए, केंद्र सरकार के लिए। बट अगर स्टेट गवर्नमेंट ने इस लोन से स्कूल बना दिए, सरकार ने ब्रिज बना दिया, तो ये तो एक टाइप का कैपिटल एक्सपेंडिचर हो गया। तो फिर हम इसको यहाँ पर रेवेन्यू एक्सपेंडिचर में क्यों मान के चल रहे हैं? तो यहाँ पर हमारा सिंपल है कि जो भी आपका रेवेन्यू डेफिसिट है, उसमें ऐसे ग्रांट को माइनस कर दो जिससे कैपिटल एसेट बनाया गया हो। अगर राज्य सरकार ने उसे स्कूल वगैरह बना दिए, ब्रिज वगैरह बना दिए, तो हम ऐसे को रेवेन्यू एक्सपेंडिचर नहीं मानेंगे, उसको हम कैपिटल एक्सपेंडिचर मानेंगे। तो यहाँ पर हम लोग उसको रेवेन्यू डेफिसिट से हटा देंगे, तो इफेक्टिव रेवेन्यू डेफिसिट हमको देखने को मिलेगा। ठीक है, अब हमारा बच गया प्राइमरी डेफिसिट। प्राइमरी डेफिसिट में कुछ भी नहीं, सरकार को बस ये पता करना है कि एक्चुअल मेरे ऊपर बोरोइंग है कितनी, मेरे सिर के ऊपर कितना लोन है, तो मेरे को इतना बताओ। तो कैसे पता चलेगा? कि अगर सारा जितना भी आपकी बोरोइंग है, ये जो फिजिकल डेफिसिट में जितना भी आपकी बोरोइंग है, इसमें से आप इंटरेस्ट पेमेंट जितना भी है वो हटा दो। जैसे कि मान लो सरकार के ऊपर है 1000 रुपये का लोन है, बट हमने ये देखा कि यार इसमें से 600 रुपये तो सिर्फ इंटरेस्ट पेमेंट है, तो एक्चुअल बोरोइंग हमारी कितनी है? 400 रुपये। तो ये 400 रुपये आपका क्या हुआ? प्राइमरी डेफिसिट हो गया। बस इतना आपको याद रखना है। आपका क्वेश्चन यहाँ पे 2 क्वेश्चन आराम से सोल्व हो जाते हैं यूपीएससी के। इसी 2025 में इसी टाइप के क्वेश्चन आए थे। क्लियर है इतना आपको? अब देखो, सरकार ने अगर लोन लिया है तो सरकार को फिर मतलब सरकार को अगर डेफिसिट हुआ है, ठीक है, कमी पड़ी है, तो लोन लेना पड़ेगा। तो सरकार पहले क्या करती है कि पहले मतलब मोनेटाइजेशन ऑफ डेफिसिट करती थी। यानी कि आरबीआई को बोलती थी कि तुम पैसा छाप दो और मेरे को दे दो। इसे को बोला जाता था मोनेटाइजेशन ऑफ डेफिसिट। बाद में इसको बंद कर दिया गया कि नहीं भाई, हम तुम्हारा पैसा छाप के क्यों दें? क्योंकि जितना पैसा मनी सप्लाई करेंगे तो इससे इन्फ्लेशन बढ़ जाएगा। ठीक है, और सरकार तो क्या है, सरकार का तो मन करता है कि हाँ भाई ये भी दे दो वो भी दे दो। नहीं, इससे तो हमारी इकोनॉमी कोलैप्स कर जाएगी, हमारा हाइपर इन्फ्लेशन हो जाएगा, जैसा वेनेजुएला में हो रहा है। ठीक है, तो हमने क्या बोला कि डेफिसिट फाइनेंसिंग करना है। मतलब कैसे? वेज एंड मीन्स एडवांस के तहत। यानी कि सरकार को कितना भी पैसा चाहिए वो एज ए लोन आरबीआई से लेगी। यानी कि अब वो बताएगी कि कितने पीरियड के लिए आपको पैसा चाहिए, ठीक है, उसमें आपको इंटरेस्ट रेट भी बेयर करना पड़ेगा और टाइमली वापस भी करना पड़ेगा। तो इस तरीके से सरकार जो आरबीआई जो है सरकार को पैसे देगी। तो इसी को बोला जाता है डेफिसिट फाइनेंसिंग। तो सरकार अगर आरबीआई से पैसा ले भी रही है तो अब वो किस पर्पस के लिए लेगी? अगर उसको कोई स्कीम रन करनी है या डेवलपमेंट का कोई काम करना है तो वो लेगी। ऐसा नहीं कि उसका लोन पड़ रहा है, उसका उधार पड़ रहा है तो वो आरबीआई को बोले कि पैसा छाप दे। नहीं, मोनेटाइजेशन ऑफ डेफिसिट नहीं होता है। डेफिसिट फाइनेंसिंग होती है जब वो आरबीआई से लोन ले लेती है, बट उसके लिए वेज एंड मीन्स एडवांस के तहत ही लिया जाता है वो लोन। क्लियर है इतना? तो ये हो गया हमारा बजटरी साइड कंप्लीट। अब हमने देखा दूसरा टूल क्या था? टैक्सेशन था। तो कई प्रकार का टैक्स लेती है सरकार, ठीक है, बट सबसे पहले टैक्स होता क्या है? देखिए, जो भी टैक्स होता है वो एक टाइप का मैंडेटरी फाइनेंशियल चार्ज होता है। यानी कि ये वॉलंटरी नहीं होता है कि आपकी मर्जी हुई टैक्स देना हो तो दिया, नहीं तो नहीं दिया। ऐसा नहीं, सरकार आपके रहमो करम पे जिंदा नहीं है। आप इस देश के नागरिक हो तो आपको अगर एक इनकम लेवल के बियॉन्ड अगर आप इनकम कर रहे हो तो आपको देना पड़ेगा। क्यों?
क्योंकि सरकार को उन पैसों से रोड भी बनवाने हैं, सरकार को स्कूल भी रन करने हैं, सरकार को एग्रीकल्चर में भी खर्चा करना है। तो सरकार के कई अपने खर्चे होते हैं, अपनी जिम्मेदारियाँ होती हैं, जिनको फुलफिल करने के लिए सरकार को क्या लगते हैं, पैसे चाहिए। तो वो कहाँ से आएंगे, वो टैक्स के तहत आएंगे। तो ये एक टाइप का क्या होता है, मैंडेटरी फाइनेंशियल चार्ज होता है। क्लियर है। तो कई प्रकार के टैक्सेस हमारे देश में देखे जाते हैं, जिसमें से एक होता है प्रोपोर्शनल टैक्स। प्रोपोर्शनल टैक्स का मतलब क्या होता है कि एक इनकम का एक फिक्स प्रोपोर्शन आपको सरकार को देना होता है। यानी अगर आपका जितना भी इनकम है तो 10% आप सरकार को दे दो, तो इसको हम क्या बोलेंगे, प्रोपोर्शनल टैक्स। यानी आपके इनकम का 10% यानी एक फिक्स रेट होता है, वो सरकार को दे दो। ठीक है। तो जैसे वेल्थ टैक्स वगैरह होता है ना, वो एक फिक्स अमाउंट होता है उसमें। बट हमारा जो मेन टैक्स होता है वो डायरेक्ट टैक्स होता है। जब इनकम टैक्स, कॉर्पोरेट टैक्स, तो ये किस टाइप का टैक्स होता है, ये प्रोग्रेसिव टैक्स होता है। आपको 10% का स्लैब मिलेगा, 15% का स्लैब मिलेगा, 20% का, मतलब जैसे जैसे आपकी इनकम बढ़ती जाएगी ना, आपके ऊपर टैक्स का बर्डन भी बढ़ता जाएगा। इसी वजह से क्या बोला जाता है, इससे प्रोग्रेसिव टैक्स बोला जाता है। क्योंकि आप ऐसा नहीं चाहोगे ना, जो व्यक्ति 50,000 कमा रहा है उससे हमने ज़्यादा टैक्स ले लिया, नहीं, हम चाहते हैं कि 50,000 वाला बेचारा 50,000 कमा रहा है, उससे थोड़ा टैक्स ले लो। बट अगर कोई 1 लाख कमा रहा है तो वो ज़्यादा देने की क्षमता रखता है, उससे ज़्यादा टैक्स ले लिया। तो इस टाइप से प्रोग्रेसिव टैक्स को हम लोग हमारे डायरेक्ट टैक्स में रखते हैं। फिर होता है रिग्रेसिव टैक्स। रिग्रेसिव टैक्स को हम इनडायरेक्ट टैक्स की तरह समझ सकते हैं। यानी कि एक 10 रुपये का पार्ले जी का बिस्कुट है, वो 10 रुपये का पार्ले जी का बिस्कुट में जो भी इनडायरेक्ट टैक्स लगा है, जीएसटी वगैरह जो भी लगा है, ठीक है ना, तो वो सेम टैक्स अंबानी को भी भरना है, वो सेम टैक्स एक गरीब आदमी को भी भरना है। ठीक है। तो यहाँ पर अंबानी तो ऐसे लाखों करोड़ों बिस्कुट खा सकता है, बट बेचारा गरीब आदमी वो कैसे इसको अफोर्ड करेगा। तो इसीलिए इनडायरेक्ट टैक्स को क्या माना जाता है, इसको कम रखने की कोशिश होती है कंपेयर टू डायरेक्ट टैक्स। ठीक है। तो ये क्यों, क्योंकि ये एक टाइप का रिग्रेसिव टैक्स है इंडायरेक्ट टैक्स, क्योंकि सेम अप्लाई होता है रईसों पे भी, अमीर लोगों पे भी और गरीब लोगों पे भी। इस वजह से कोशिश ये होती है कि इसे कम रखा जाए कंपेयर टू डायरेक्ट टैक्स। ठीक है। फिर होता है डायरेक्ट टैक्स, मतलब यही प्रोग्रेसिव टैक्स का फॉर्म होता है डायरेक्ट टैक्स, जिसमें क्या होता है, नो बर्डन शिफ्ट होता है। डायरेक्ट टैक्स किस पे लगा जाता है, इंडिविजुअल पे। आपने अगर 10 लाख की कमाई करी तो आप पे लगेगा, तो आप अपना बर्डन शिफ्ट कर सकते हो कि नहीं नहीं मैं नहीं भरूंगा, मेरी जगह ये भर देगा। नहीं, बर्डन शिफ्ट नहीं किया जा सकता। ठीक है। और यहाँ पे पॉइंट ऑफ इंसिडेंस एंड पॉइंट ऑफ बर्डन एक ही व्यक्ति पे होता है। ठीक है, इसको हम समझेंगे अभी। फिर होता है इनडायरेक्ट टैक्स। इनडायरेक्ट टैक्स लगाया, मतलब बर्डन जो होता है वो तो इंडिविजुअल पे जाता है। जैसे आप होटल पे जाओगे खाना खाने, ठीक है, तो आपका जो बिल आया उसमें जीएसटी आएगा, तो इसका मतलब बर्डन आप ही के ऊपर आया इंडायरेक्ट टैक्स का। बट ये लगाया गया किस पे गया था, होटल पे लगाया गया था। तो इसीलिए इनडायरेक्टली क्या करता है, इनडायरेक्टली कंज्यूमर उसको बियर करता है। इस वजह से इसे इनडायरेक्ट टैक्स बोला जाता है, जैसे जीएसटी। ठीक है। तो मतलब बर्डन शिफ्ट यहाँ पे हो जाता है, लगाया होटल वाले पे था बट भरा किसने, बेचारे कंज्यूमर ने, तो बर्डन शिफ्ट हुआ। बट यहाँ पे बर्डन शिफ्ट नहीं हुआ। ठीक। अब हम यहाँ पे एक समझते हैं कॉन्सेप्ट, आपको तो इजीली क्लियर हो जाएगा कि एक होता है आपका पॉइंट ऑफ इंसिडेंस और एक होता है आपका पॉइंट ऑफ इम्पैक्ट। देखो, पॉइंट ऑफ इंसिडेंस मतलब क्या, कि अगर 1 मिनट आपने कंपनी से काम किया, आपने गवर्नमेंट की सर्विस करी, ठीक है, आपने जो भी इनकम हुई आपकी, और सरकार ने आपसे इनकम टैक्स ले लिया। ठीक है, इनकम टैक्स ले लिया, तो ये आपका क्या लगा, आप पे सीधा टैक्स लगाया। मतलब पॉइंट ऑफ इंसिडेंस, सरकार ने टैक्स भी आप ही के ऊपर लगाया, और भरा किसने था, आप ही ने जाके भरा उसको। तो यहाँ पर ये क्या हो गया, ये हो गया आपका डायरेक्ट टैक्स। इनकम टैक्स, कॉर्पोरेट टैक्स, इसे इसका एग्जाम्पल है डायरेक्ट टैक्स का, क्योंकि सरकार ने रेट भी, टैक्स भी आपके ऊपर लगाया और आपने ही उस टैक्स का खर्चा किया। तो ये होता है हमारा डायरेक्ट टैक्स। अब देखो, इनडायरेक्ट टैक्स में क्या होता है कि सरकार ने टैक्स लगाया था होटल के ऊपर कि तुम्हारे यहाँ पे जो भी खाना खाना आएगा ना, उसका हम लोग 18% ले लेंगे। ठीक है। बट होटल वाले पैसा देते हैं क्या, नहीं, पैसा कौन देता है, पर्सन देता है होटल वाले को, कि वो भाई मेरे बिहाफ में जाके गवर्नमेंट को भर दे। ठीक है। तो यहाँ पर पॉइंट ऑफ इंसिडेंस किस पे लगा था, होटल पे। बर्डन किस पे आया, पॉइंट ऑफ इम्पैक्ट किस पे आया, पर्सन पे। ठीक है। तो इसीलिए इसको बोला जाता है इनडायरेक्ट टैक्स यानी जीएसटी। तो ये पॉइंट ऑफ इंसिडेंस और पॉइंट ऑफ इम्पैक्ट आपको याद रखना है। पॉइंट ऑफ इम्पैक्ट एंड पॉइंट ऑफ इंसिडेंस डायरेक्ट टैक्स में सेम होता है, बट इनडायरेक्ट टैक्स में पॉइंट ऑफ इंसिडेंस एंड पॉइंट ऑफ इम्पैक्ट डिफरेंट हो जाता है। ठीक है, बस यही कॉन्सेप्ट अपने को याद रखना है डायरेक्ट और इनडायरेक्ट टैक्स के केस में। क्लियर है। कौन कौन सा डायरेक्ट टैक्स हमारे पास में, इनकम टैक्स किस एक्ट से लगता है, ये इनकम टैक्स एक्ट 1961। ये कैसा रेट होता है हमारा, इनकम टैक्स प्रोग्रेसिव, जैसे जैसे आपकी इनकम बढ़ेगी आपके ऊपर टैक्स का रेट जो है वो बढ़ता जाएगा, तो प्रोग्रेसिव है। स्लैब बेस्ड होता है, 10%, 15%, 20%, 30% ऐसे स्लैब होते हैं। फिर होता है आपका एक कॉर्पोरेट टैक्स, किस पे लगाया जाता है, ऐसी कंपनीज जो 2013 के कंपनीज एक्ट में रजिस्टर्ड होती हैं, पब्लिक कंपनीज, प्राइवेट कंपनीज, दोनों पे लगाया जाता है। ठीक है, 30% पे लगाया जाता है। बट अगर आपका 250 करोड़ के टर्नओवर से कम है तो कितना लगेगा, 25%। ठीक है, और आप मान लो आपने नया मैन्युफैक्चरिंग यूनिट वगैरह खोला है तो आप पे 15% लगाया जाएगा। होता क्या था कि सरकार, जो कंपनी जो होती थी वो चालाकी करती थी कि वो अपना बराबर कमाई कर रही थी, बराबर प्रॉफिट हो रहा था,
और डिविडेंड वगैरह सब दे रहे थे, जिन्होंने उनकी कंपनी के शेयर खरीदे थे ना, उनको डिविडेंड भी मिलता है, तो वो सब दे रही थी। बट सरकार को क्या दिखा रही थी कि हमको लॉस हो रहा है। अब लॉस हो रहा है इसका मतलब क्या, वो टैक्स से बचाना चाहती थी। तो सरकार ने बोला कि ठीक है, तुम एक काम करो, तुम जो भी पैसा अर्न करते हो, डिविडेंड वगैरह देते हो, इसका मतलब तुम्हारे पास कमाई तो हुई है ना, तो भाई तुम्हारा जो भी बुक प्रॉफिट है उसका 18.5% मुझे चुपचाप दे देना, तो मैं तुमको कुछ नहीं बोलूंगा, अदरवाइज तुम इस स्लैब में आ जाओगे। तो देख लो तुमको क्या चाहिए। तो इसी को बोला जाता है मिनिमम अल्टरनेट टैक्स। जो भी कंपनी टैक्स बचाने के लिए ऐसी हरकतें करती थी, उनके लिए सरकार क्या लेके आई, मिनिमम अल्टरनेटिव टैक्स। क्लियर है। अब देखो ये डायरेक्ट टैक्स को कौन रेगुलेट करता है, तो सीबीडीटी, मतलब सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्स। अब ये किस एक्ट से बनी, क्योंकि ये स्टैट्यूटरी बॉडी है, स्टैट्यूटरी बॉडी मतलब किसी न किसी लॉ से बनी होगी, तो ये सेंट्रल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू एक्ट 1963 से बनी है। किस मिनिस्ट्री के अंदर आती है, तो मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के अंदर आती है, यानी कि डिपार्टमेंट ऑफ रेवेन्यू के अंदर आती है ये। क्लियर है, ये फैक्ट अपने को याद रहेगा। ठीक है, अब चलते हैं आगे। अब इनडायरेक्ट टैक्स में हमारा सबसे मेन टैक्स होता है हमारा गुड्स एंड सर्विस टैक्स, जीएसटी। ठीक है, अभी जीएसटी न्यूज़ में भी था, क्योंकि सरकार ने जीएसटी में रिफॉर्म लेके आया, तो जीएसटी 2.0 जो है वो लागू हो गया था। क्योंकि पहले कितने स्लैब थे, 4 स्लैब थे, अब कितने कर दिए सरकार ने, 2 स्लैब कर दिए। 5% का टैक्स लगेगा और 18% का लगेगा, और अगर डीमेरिट गुड होगा तो आपका 40% का लगेगा। ठीक है, ये मैं आगे देखेंगे इसको। ठीक है, तो जीएसटी कैसा है, एक इनडायरेक्ट टैक्स है। ठीक है, कब लागू हुआ था, जुलाई 2017 से रोल आउट हुआ है। ये कैसा टैक्स है, ये एक टाइप का वैल्यू एडेड टैक्स है, यानी कि जो भी, जैसे मान लो आप कोई शर्ट की फैक्ट्री खोल के बैठे हो, ठीक है, तो आपके शर्ट की प्राइस कितनी है, 100 रुपये है। ठीक है, बट ये जो टैक्स आप पे लगेगा ये पूरे 100 रुपये में नहीं लगेगा। क्यों, क्योंकि भाई आपने जब कच्चा माल खरीदा था, कॉटन खरीदा था, तो उस पर ऑलरेडी टैक्स आपने पे कर दिया था जब वो कॉटन बन के आया था। ठीक है, तो वहाँ पे ऑलरेडी इनडायरेक्ट टैक्स पेड है। ठीक है, सपोज करो ये 50 रुपये का कॉटन आपने लिया था, ठीक है, बट यहाँ पे ऑलरेडी आपका टैक्स पेड था। तो यहाँ पर आपने जो इस कॉटन से जो शर्ट बनाई, तो उसकी वैल्यू कितनी है, 50 रुपये है। तो इस 50 रुपये पे अब आपको इनडायरेक्ट टैक्स जो है वो पे करना पड़ेगा, मतलब जीएसटी आपको पे करनी पड़ेगी। इसीलिए इसको बोला जाता है वैल्यू एडेड टैक्स, यानी पूरे आइटम पे नहीं लगेगा, जो आपने वैल्यू क्रिएट करी है सिर्फ उसी पे अब आपको टैक्स जो है वो पे करना होगा। क्लियर है। फिर ये एक टाइप का कैसा टैक्स है, ये एक टाइप का डेस्टिनेशन टैक्स है, मतलब आपका माल कहीं भी बना, आपने अगर कार बनाई तो कार कहीं भी बनाई हो सकती है, जैसे महाराष्ट्र में अगर कोई कार बनी, बट अगर वो बिहार में जाके बिकी है तो टैक्स जीएसटी कहाँ अप्लाई होगा, वो बिहार में अप्लाई होगा। इसीलिए इसे क्या बोला जाता है, डेस्टिनेशन बेस्ड टैक्स। फिर एक कंजम्पशन बेस्ड टैक्स है, मतलब जो फाइनल कंज्यूमर होगा, जहां पे वो कंज्यूम कर रहा है वहीं पे टैक्स लगेगा। और एक कैस्केडिंग इफेक्ट नहीं है, मतलब यहीं पे जो वैल्यू एडेड टैक्स है ना, यहाँ पे कैस्केडिंग इफेक्ट नहीं है। मतलब अब आपने जो कॉटन से अभी अगर आप टैक्स ले लेते तो आपका डबल टैक्सेशन का वो बढ़ जाता, बर्डन बढ़ जाता। तो ये जो कैस्केडिंग इफेक्ट है ये इससे हटा दिया गया है, तो इसीलिए इसे गेम चेंजर माना गया हमारे इकोनॉमी के लिए। अब इसको लाने के लिए बहुत जद्दोजहद चल रही थी, केलकर कमेटी बनाई गई थी। ठीक है, उसने अपना रिकमेंडेशन दिया, तो केलकर कमेटी का नाम याद रखना। फिर फाइनली क्या हुआ, 2016 में ये 101 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 2016 पास किया गया। क्यों, क्योंकि 7th शेड्यूल में हमारी कितनी लिस्ट है, हमारी स्टेट यूनियन लिस्ट है, स्टेट लिस्ट है। ठीक है, तो इसमें दोनों को पता है कि स्टेट को कौन सा पावर है, कहाँ पे टैक्स ले सकती है, और यूनियन कहाँ पे टैक्स ले सकती है, प्रॉपरली डिफाइंड है। तो अब क्या हो गया, जब हमने सारे टैक्स मिलाकर एक जीएसटी बना दिया, तो कई ऐसे आइटम है जहाँ पे यूनियन गवर्नमेंट को टैक्स देने का पावर नहीं था, तो हमें वो अलाउ करना पड़ेगा। और अब इनडायरेक्ट टैक्स में तो कई जैसे एक्साइज ड्यूटी थी वो सेंट्रल लेती थी, बट अब स्टेट को भी उसका हिस्सा जाना है। तो इसी वजह से यहाँ पे ये कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट लाया गया कि दोनों को पावर दे दी जाए ये कलेक्ट करने की, इनडायरेक्ट टैक्स यानी जीएसटी कलेक्ट करने की। ठीक है, तो यहाँ पर 3 टैक्स लाए गए, कौन कौन से, एक सीजीएसटी है, एक एसजीएसटी है, और एक आईजीएसटी है। तो सेंट्रल जीएसटी मतलब क्या, जैसे कि मान लो 5% आपने जीएसटी लगाया, तो यहाँ पर 2.5% किसके पास जाएगा, सेंटर के पास जाएगा, और 2.5% किसके पास जाएगा, स्टेट के पास में जाएगा। तो ये जो सेंटर का हिस्सा है ये क्या बोला जाएगा, सीजीएसटी, और जो स्टेट के पास हिस्सा क्या है वो बोला जाएगा स्टेट जीएसटी। अब देखो आईजीएसटी क्या होता है, इंटर स्टेट जीएसटी क्या होता है, कि सपोज करो ये इंटर स्टेट यानी माल तो बना महाराष्ट्र में, ठीक है, बट वो बिका जा पे कहाँ, बिहार में, तो ये इंटर स्टेट ट्रेड हुआ यहाँ पर। तो देखो क्या होता है, आईजीएसटी में कलेक्ट कौन करेगा, पैसा सेंटर करेगी, मतलब 2.5% तो सेंटर ने ले लिया। ये जो 2.5% है ये सेंटर कलेक्ट करेगी, पर दे किसको देगी, स्टेट को दे देगी, मतलब बिहार को दे देगी। क्लियर है, इंटर स्टेट ट्रेड है, तो वहां पर सेंटर जो है वो पूरा टैक्स एक साथ कलेक्ट करती है और जिस स्टेट का पैसा उसको दे देती है, इसी को बोला जाता है आईजीएसटी। ठीक है, अब देखो कितने टाइप के टैक्स है जीएसटी 2.0 के बाद में, मेरिट गुड्स पे मेरिट रेट यानी 5% का, स्टैंडर्ड कितना है 18% का, और मान लो जैसे टोबैको है, सिन गुड है, लग्जरी गुड है, उन पर कितना लगाया जा रहा है, डीमेरिट टैक्स 40%। तो ये 3 टाइप के टैक्स अभी जीएसटी में चल रहे हैं। क्लियर है। अब जीएसटी को मैनेज करने के लिए हमने क्या लेके आया, जीएसटी काउंसिल लेके आया।
ठीक है। जीएसटी काउंसिल यानी कि ये एक टाइप की कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है। कैसे कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है? क्योंकि ये संविधान भारत के कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 279 ए के तहत बनाई गई है, मतलब संविधान के प्रोविजन के तहत बनाई गई, इसलिए ये एक टाइप की कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है। ठीक है, तो कौन कौन इसके मेंबर हैं? इसमें फाइनेंस मिनिस्टर होंगे और स्टेट के या तो रेवेन्यू मिनिस्टर या फाइनेंस मिनिस्टर इसके मेंबर होंगे। ठीक है, अब ये जो फाइनेंस मिनिस्टर होंगे, ठीक है, तो वो होंगे क्या? चेयरपर्सन, वो इसको हेड करेंगे, लीडर होंगे। ठीक है, और जो स्टेट के जो फाइनेंस मिनिस्टर, रेवेन्यू मिनिस्टर, जो भी स्टेट की तरफ से रिप्रेजेंट करेगा, वो सब आपस में मिलाकर एक व्यक्ति को चुनेंगे, वो होगा वाइस चेयरपर्सन। ठीक है, और मेजोरिटी कैसे लिया जाएगा, तो डिसीजन कैसे लिए जाएंगे? 75% अगर मेजोरिटी होगी तो ही वो डिसीजन लिया जाएगा। सपोज करो जीएसटी बढ़ाना है या घटाना है, या किसी प्रोडक्ट को जीएसटी के अंदर लाना है, नहीं लाना है, ये सब कौन डिसीजन लेता है? जीएसटी काउंसिल लेती है। बट ये काउंसिल कैसे डिसीजन लेगी? 75% मेजोरिटी अगर किसी डिसीजन में हुई तो ही वो डिसीजन लिया जाएगा। तो यहाँ पे 75% इसलिए रखा गया है ताकि ना तो स्टेट अपनी मर्जी से कुछ कर पाए, ना सेंटर अपनी मर्जी से कुछ कर पाए। क्यों? क्योंकि यहाँ पर जो केंद्र सरकार है उसके पास वोटिंग पावर कितना है? 1/3, तो वो भी अकेले दम पे कुछ नहीं कर सकती। अगर सारे स्टेट इकट्ठा हो जाएं तो वो भी अपने दम पे कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि उनका भी कितना वैल्यू है? 2/3 का ही वोटिंग शेयर है। मतलब अगर कोई डिसीजन इंप्लीमेंट करना होगा तो दोनों को साथ में आना पड़ेगा, तभी जाके 75% मेजोरिटी जो है वो एक किसी डिसीजन के पीछे लाई जा सकती है। ठीक है, फिर सेंटर जब स्टेट जब जीएसटी लाया गया तो स्टेट गवर्नमेंट बोल रहे थे यार देखो हमारा तो लॉस हो जाएगा, हम कम टैक्स मिला तो हम क्या करेंगे। ठीक है, तो सरकार ने बोला, केंद्र सरकार ने, कि हम तुमको सेस देंगे। मतलब क्या होगा कि जितना भी आपका 5 साल तक का कुछ भी लॉस हुआ इनडायरेक्ट टैक्स में, तो हम वो आपको बियर करके देंगे 5 साल तक। यानी 2017 में लागू हुआ तो 2022 तक। बट इसी बीच क्या आ गया? कोविड आ गया। ठीक है, तो ये सेस को रोकना पड़ा और इसको एक्सटेंड करना पड़ा। तो अब क्या है कि हमने जो सरकार को, स्टेट गवर्नमेंट को जितना लॉस हो रहा था वो तो हमने कंपनसेट कर दिया। बट अब क्या है कि ये जो सेस का पैसा आ रहा है, अब हम ये देख रहे हैं कि कहाँ इसको और अच्छे से हम खर्च कर सकते हैं। ठीक है, तो उसके लिए कमेटी बनाई गई, वो कमेटी अपना रिकमेंडेशन देगी। क्लियर है? तो ये हमारा हो गया फिजिकल पॉलिसी और टैक्सेशन कंप्लीट। अब हम इसके पीवाईक्यूज देख लेते हैं। 2025 में क्वेश्चन पूछा था, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, कैपिटल रिसीट्स क्रिएट्स लायबिलिटी और कॉज रिडक्शन इन द एसेट ऑफ द गवर्नमेंट। तो हमने देखा एसेट एंड जो हमारा लायबिलिटी है, अगर उस पर कुछ भी इंपैक्ट हुआ तो कैपिटल रिसीट्स होता है, तो ये स्टेटमेंट सही होगा। ठीक है, अब देखो बोरोइंग एंड डिसइन्वेस्टमेंट्स आर कैपिटल रिसीट्स। हमने देखा बोरोइंग मतलब सरकार के ऊपर क्या है? लायबिलिटी है, मतलब फर्क पड़ा, तो ये हमारा क्या हो गया? कैपिटल रिसीट्स हो गया। ये स्टेटमेंट भी सही है। थर्ड देखो, इंटरेस्ट रिसीट्स ऑन लोन्स क्रिएट्स अ लायबिलिटी ऑन ऑफ द गवर्नमेंट। अब लोन के ऊपर अगर इंटरेस्ट सरकार को मिल रहा है तो लायबिलिटी कैसे हुआ? ठीक है, तो वो नहीं, ये स्टेटमेंट इनकरेक्ट हो जाएगा। तो आंसर क्या हो जाएगा? 1 and 2 ओनली। सिंपल, आपको ये फॉर्मूला आपको याद रखना है एसेट एंड लायबिलिटी का। ठीक है, अब ये देखो डिफिसिट के ऊपर क्वेश्चन आया था कि रेवेन्यू एक्सपेंडिचर कितना है? 80,000 करोड़। रेवेन्यू रिसीट्स कितना है? 60,000 करोड़। गवर्नमेंट का बजट कितना है जो बोरोइंग शो कर रहा है? 10,000 करोड़। और इंटरेस्ट पेमेंट कितना है? 6,000 करोड़। तो इसने क्या पूछा है? रेवेन्यू डेफिसिट। रेवेन्यू डेफिसिट मतलब क्या? जितना भी रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है उससे क्या माइनस कर दो? रेवेन्यू रिसीट। यानी 80,000 करोड़ से 60,000 करोड़ माइनस करोगे तो क्या आएगा? 20,000 करोड़। तो ये करेक्ट है। सिंपल, आपको फॉर्मूला अप्लाई करना है। फिजिकल डेफिसिट 10,000 करोड़। यहाँ पर हमने क्या देखा कि जो भी सरकार की बोरोइंग है उसे क्या बोला जाता है? फिजिकल डेफिसिट ही बोला जाता है। तो ये स्टेटमेंट भी करेक्ट हो गया। प्राइमरी डेफिसिट कितना है? 4,000 करोड़। प्राइमरी डेफिसिट हमने क्या देखा था कि सरकार के ऊपर एक्चुअल लोन कितना है, मतलब इंटरेस्ट पेमेंट हटा दो, तो सरकार की बोरोइंग कितनी है? 10,000 करोड़। इंटरेस्ट पेमेंट कितना है? 6,000 करोड़। तो 10,000 से 6,000 करोड़ माइनस करेंगे, क्या बचेगा? 4,000 करोड़। तो आंसर क्या हो जाएगा? डी 123। सिंपल, आपको फॉर्मूला अप्लाई करना है और एक बार में आंसर आ जाएगा। क्लियर है? अब ये देखो क्या पूछ रहा है, कंट्री का फिजिकल डेफिसिट कितना है? 50,000 करोड़। ठीक है, और इसको 10,000 करोड़ का से आए हैं? नॉन डेट क्रिएटिंग कैपिटल रिसीट से। और कंट्री के इंटरेस्ट लायबिलिटीज कितनी है? 1,500 करोड़। तो सिंपल हमने क्या देखा था? फिजिकल डेफिसिट मतलब क्या कि हमने एक्चुअल में, मतलब इससे पूछा क्या? प्राइमरी डेफिसिट। तो प्राइमरी डेफिसिट मतलब क्या? एक्चुअल में कितना लोन है सरकार के ऊपर। तो सरकार का लोन कितना है? 50,000 करोड़। बोरोइंग कितनी है? तो इंटरेस्ट कितना है? 1,500 करोड़। बस यही इसको माइनस करना है। तो सिर्फ कंफ्यूजन के लिए दिया था यूपीएससी ने। तो आंसर क्या आ जाएगा? 48,500। मतलब बोरोइंग में से आप इंटरेस्ट पेमेंट घटा दो तो आपका प्राइमरी डेफिसिट मिल जाएगा। सिंपल सा, ये आपको फॉर्मूला अप्लाई करना था। आंसर क्या आ जाएगा? ए। ठीक है, अब ये 2022 का क्वेश्चन देखो। ठीक है, अ शेयर ऑफ हाउस होल्ड फाइनेंशियल सेविंग गोज टुवर्ड गवर्नमेंट बोरोइंग। मतलब जो भी पीपीएफ वगैरह में हम लोग पैसे रखते हैं, सेविंग हमारी रखते हैं, तो पीपीएफ का पैसा कहाँ है? सरकार यूज़ करती है, कहीं ना कहीं लोन वगैरह में यूज़ करती है। तो ये स्टेटमेंट करेक्ट जा रहा है। अब देखो डेटेड सिक्योरिटी यानी लॉन्ग टर्म सिक्योरिटी, तो इससे जो भी सरकार जो भी पैसे करती है वो एक टाइप का उसका लार्ज कंपोनेंट होता है इंटरनल डेट का। मतलब सरकार शॉर्ट टर्म बोरोइंग नहीं करती है, सरकार मोस्टली कैसी करती है? लॉन्ग टर्म बोरोइंग करती है। हम भी अगर देखें तो आप
एक साल का लोन का कितना लेते हो? बहुत कम लेते हो। जनरली हम लोग हाउस लोन लेते हैं, कार लोन लेते हैं, तो लंबे समय के लिए लेते हैं ना, तो ज़्यादा लोन लेने की संभावना किसकी होगी? बड़े लोन की, डेटेड सिक्योरिटी की, जो लंबे समय तक रहे। तो ये भी आपका कॉमन सेंस है, इसको सही कर सकते थे। तो आंसर क्या हो जाएगा? सी, बोथ 1 एंड 2। अब देखो ये क्वेश्चन में 2022 का था कि विथ रेफरेंस टू द एक्सपेंडिचर मेड बाय ऑर्गेनाइजेशन और कंपनी विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज आर करेक्ट? एक्वायरिंग न्यू टेक्नोलॉजीज कैपिटल एक्सपेंडिचर। अब देखो हमने क्या देखा? एसेट एंड लायबिलिटी। अब आप नई टेक्नोलॉजी ला रहे हो तो ये तो कंपनी का एसेट हो गया ना, तो ये क्या हो जाएगा? कैपिटल एक्सपेंडिचर हो जाएगा। डेट फाइनेंसिंग इज कंसिडर्ड कैपिटल एक्सपेंडिचर वाइल इक्विटी फाइनेंसिंग इज कंसिडर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। नहीं, ये मतलब डेट फाइनेंसिंग आप करोगे मतलब उससे कुछ एसेट एंड लायबिलिटी नहीं हो रहा ना, तो ये आपका क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए, सिर्फ यही होगा, क्योंकि सिर्फ न्यू टेक्नोलॉजी कैपिटल एक्सपेंडिचर का हिस्सा है। बाकी सब मतलब ये आपका कैपिटल एक्सपेंडिचर का हिस्सा नहीं हो सकते। क्यों? क्योंकि ये कोई एसेट एंड लायबिलिटी पे इंपैक्ट क्रिएट नहीं कर रहा है। ठीक है, अभी देखो 2021 का क्वेश्चन है, बहुत इजी क्वेश्चन है कि रिसेशन के दौरान सरकार क्या करेगी? रिसेशन मतलब प्रोडक्शन ठप हो गया है, लगातार 2 कंसेक्यूटिव क्वार्टर में हमारी जीडीपी माइनस में चली गई, ये इसका डेफिनेशन है। अब जीडीपी माइनस में जा रही है मतलब कोई खर्चा नहीं कर रहा है, तो अब आपको खर्चा करवाना है तो क्या करोगे आप? तो यहाँ पर आप सिंपल, आप अपना जो सरकार क्या करती है, पब्लिक एक्सपेंडिचर बढ़ाएगी, सरकार खर्चा करेगी, ब्रिज बनवाएगी, रोड बनवाएगी, लोगों के हाथ में पैसा जाएगा तो जीडीपी हमारी ग्रो होगी, डिमांड बढ़ेगी। ठीक है, तो ये कंपनी प्रोडक्शन बढ़ाएगी। तो क्या होता है? रजिस्ट्रेशन को कम करने के लिए, हटाने के लिए सरकार को अपना एक्सपेंडिचर बढ़ाना पड़ता है। तो इसका आंसर हो जाएगा बी। अभी 2021 का क्वेश्चन था, ये पूछ रहा है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग इफेक्ट्स ऑफ द क्रिएशन ऑफ ब्लैक मनी इन इंडिया हैज बीन द मेन कॉज ऑफ वरी टू द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। देखो यहाँ पे ध्यान से पढ़ो, इसने बोला ब्लैक मनी चलो समस्या है, पर ब्लैक मनी से गवर्नमेंट को सबसे ज़्यादा समस्या क्यों हो रही है? तो देखो यहाँ पे बोल रहा है कि ज़्यादातर ये लोग पैसे से लग्जरी आइटम खरीद लेते हैं, तो ये सरकार को ज़्यादा फर्क पड़ेगा अगर लग्जरी आइटम खरीद भी रहे हो तो? ठीक है, इतना फर्क नहीं पड़ रहा। अब देखो इन्वेस्टमेंट इन अनप्रोडक्टिव एक्टिविटीज़, ये भी, इसमें भी कुछ खास फर्क नहीं पड़ रहा सरकार को। लार्ज डोनेशन टू पॉलिटिकल पार्टी, इससे तो सरकार का फायदा ही हो रहा पॉलिटिकल पार्टीज को, तो ये भी नहीं होगा। अब देखो डी, देखो लॉस ऑफ रेवेन्यू टू द स्टेट एक्सचेकर ड्यू टू टैक्स इवेजन। तो यहाँ देखो सरकार क्यों है, सरकार के पास सरकार को सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट टैक्स आता है। ठीक है, अगर मान लो टैक्स ही नहीं आ पा रहा है ब्लैक मनी की वजह से, तब सरकार के कान खड़े होंगे, तब सरकार को बुरा लगेगा, क्योंकि हर सरकार को चाहिए पैसे। ठीक है, तो ब्लैक मनी का सबसे ज़्यादा जो नुकसान होता है वो हमारे स्टेट एक्सचेकर को होता है, हमारे जो कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया में पैसे कम आते हैं, तो सरकार को सबसे ज़्यादा अफेक्ट होता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? डी। अब ये 2020 का क्वेश्चन है, along with the budget the finance minister also place other documents before the parliament which include the macroeconomic framework statement. The aforesaid document is presented because this is mandated by। हमने देखा कि हमारे देश में बजट लाना है, बजट किस नाम से आता है? एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट 112 के कॉन्स्टिट्यूशन से। तो यहाँ पर आर्टिकल 112 में तो एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट था, वहाँ पे तो कहीं इस टाइप का कुछ भी नाम नहीं था मैक्रो इकोनॉमिक फ्रेमवर्क का, क्योंकि हम लोग कुछ पढ़े ना पढ़े पॉलिटी तो पढ़ते हैं, हमको तो अच्छे से पता है कि ऐसा तो कोई स्टेटमेंट वहाँ पे नहीं रखा है। तो ये तो होने से रहा, और कॉन्स्टिट्यूशन के किसी भी आर्टिकल में हमने ये कहीं नहीं देखा है, तो ये तो होने से रहा। पार्लियामेंट्री कन्वेंशन, मतलब इतना पार्लियामेंट्री कन्वेंशन में पॉलिटी का पार्ट है, तो ये मैक्रो इकोनॉमिक फ्रेमवर्क लाने का, क्योंकि अपने नाम में एक मॉडर्न टर्म नहीं लग रहा आपको, मैक्रो इकोनॉमिक फ्रेमवर्क स्टेटमेंट, तो ये पार्लियामेंट्री कन्वेंशन में पॉलिटी से रिलेटेड कन्वेंशन होगा, इकोनॉमी से रिलेटेड कन्वेंशन होने की संभावना बहुत कम है। तो क्या हो सकता है? जनरली इसका आंसर बनेगा प्रोविजन ऑफ द फिस्कल रिस्पॉन्सिबिलिटी इन बजट मैनेजमेंट एक्ट। मतलब आपको ये देखना है कि यहाँ पे कुछ भी टर्म होगा सबसे ज्यादा मिलता जुलता किससे होगा, पॉसिबिलिटी आपको देखना है, बस लॉजिकल आपको माइंड अप्लाई करना है, तो आपको आंसर मिल जाएगा। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा डी। ये 2020 का क्वेश्चन, ये हमने लास्ट क्लास में ऑलरेडी हमने इसको कवर कर रखा है। ठीक है, कि अगर मान लो ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस आएगी तो हम लोग क्या नहीं करेंगे? सिंपल सी बात, हम लोग फॉरेन बैंक नहीं खोलेंगे, करंट कैपिटल अकाउंट कन्वर्टेबिलिटी नहीं करेंगे, क्योंकि यही सबसे ज़्यादा इंपैक्ट करेंगे। इसका लॉजिक हमने लास्ट क्लास में देख लिया था, एक बार आप उसको फिर से रिविजिट कर लेना। अभी देखो 2019 का क्वेश्चन है, मोस्ट ऑफ द इंडियाज एक्सटर्नल डेट इज ओड बाय द गवर्नमेंट एंटिटीज। अगर मान लो सरकार के पास सबसे ज़्यादा पैसा, मतलब फॉरेन लोगों का पैसा अगर सबसे ज़्यादा सरकार के ऊपर होता, सरकार कितनी डेरी से लेती। ठीक है, तो हमारा जो एक्सटर्नल डेट है उसमें मोस्टली क्या होता है, जो प्राइवेट कंपनीज होती हैं, जो ईसीबी के जरिए एक्सटर्नल कमर्शियल बोरिंग के जरिए जो पैसा लेती है, वो पैसा ज़्यादा होता है। सरकार का इतना, सरकार मोस्टली आरबीआई से लेगी, बैंक से लेगी, मतलब इंटरनल सोर्सेज से पैसा लेती है, वो एक्सटर्नल सोर्सेज से ज़्यादा पैसा नहीं लेती। ठीक है, तो ये स्टेटमेंट जो है वो इनकरेक्ट हो जाएगा। सेकंड देखो, ऑल ऑफ इंडिया एक्सटर्नल डेट इज डिनोमिनेटेड इन यूएस डॉलर। सबसे देख हमने एक लॉजिक समझ रखा है कि एक्सट्रीम स्टेटमेंट मोस्ट ऑफ द केस में गलती होते हैं। तो यहाँ पे क्या बोला, सारे के सारे लोन हमारे डॉलर्स में नहीं, हमारा कुछ हमने जापान से भी लेते हैं हम लोग, कुछ हम तो पता है कि बुलेट ट्रेन कौन बना रहा है, जापान बना रहा है, तो जापान से जापान इसमें लेंगे हम, उससे यूएस डॉलर में क्यों लोन लेंगे। ठीक है, तो ये स्टेटमेंट तो गलत हो जाएगा। ठीक है, ये भी गलत है, तो आंसर क्या हो जाएगा? डी, नाइदर वन नॉर टू। अब ये देखो 2018 क्वेश्चन है, द फिस्कल रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड बजट मैनेजमेंट एफआरबी में रिव्यू कमेटी बनी थी। ठीक है, कौन सी कमेटी बनी थी? एनके सिंह पैनल बना था ये।
इसने क्या बोला था, रिकमेंडेड डेट टू जीडीपी रेशियो ऑफ 60% फॉर द जनरल कंबाइंड गवर्नमेंट बाय 2023, जिसमें 40% सेंट्रल गवर्नमेंट का शेयर था, 20% स्टेट गवर्नमेंट का। तो ये फैक्चुअल है, ये करेक्ट है। सेकंड देखो, द सेंट्रल गवर्नमेंट हैज डोमेस्टिक लाइबिलिटीज ऑफ 21% ऑफ जीडीपी एज कंपेयर टू दैट ऑफ 49% ऑफ द स्टेट गवर्नमेंट। अब सिंपल सा लोन, अपने सिंपल सा लॉजिक अप्लाई करो, अगर लोन लिया होगा सेंट्रल और स्टेट का, तो सबसे ज़्यादा किसने लिया होगा, किस पे सबसे ज़्यादा लोन दिख रहा होगा, ऑब्वियसली सेंटर ही लेगी। स्टेट को तो लोन लेना ही पड़ेगा, तो सेंटर से पूछ के लेना पड़ जाता है, ठीक है। तो ये आपका कॉमन सेंस दिखा देगा कि यार ये स्टेटमेंट तो करेक्ट नहीं हो सकता, है ना, कि मतलब स्टेट गवर्नमेंट का ज़्यादा और सेंट्रल गवर्नमेंट का इतना कम, तो ये नहीं हो सकता। तो अगर आप इसको एलिमिनेट कर लेते तो ये भी नहीं होता आपका, ये भी नहीं होता आपका, तो या तो आपका 1 होता या 1 and 3 होता। अब तीसरा देखो, एज पर द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया इट्स मैंडेटरी फॉर अ स्टेट टू टेक द सेंट्रल गवर्नमेंट्स कंसेंट फॉर रेजिंग एनी लोन इफ द फॉर्मर ऑस एनी आउटस्टैंडिंग लाइबिलिटीज टू द लेटर। करेक्ट है, मतलब अगर स्टेट ने ऑलरेडी सेंटर से लोन ले रखा है और स्टेट को और अगर लोन चाहिए तो पहले सेंटर से पूछना पड़ेगा, ठीक है। तो ये स्टेटमेंट हो जाएगा 1 and 3 करेक्ट। और जनरली एक प्रिंसिपल आप हमेशा याद रखना, जब भी 50-50 का डाउट हो जाए, यानी कि जैसे यहाँ पे या तो ये सही होगा या ये सही होगा, ठीक है, तो मोस्टली आपको लगा के ही आना आंसर, वो छोड़ के नहीं आना है, ठीक है, क्योंकि 50-50 का सिनेरियो है, मोस्ट प्रोबेबली आपका वो लग ही जाएगा, ठीक है। तो ये क्वेश्चन हमें मार्क करना ही है, बस ये आप माइंड में रखना। क्लियर है। ये 2017 क्वेश्चन है, प्रोहिबिशन ऑफ बेनामी प्रॉपर्टीज़ को लेके आया था, ठीक है, वो जो एक्ट उस वक्त न्यूज़ में था, ठीक है। अब इसमें तो बहुत सिंपल सा लॉजिक लगाओ, अ प्रॉपर्टी ट्रांजैक्शन इज नॉट ट्रीटेड एज ए बेनामी ट्रांजैक्शन इफ द ओनर ऑफ द प्रॉपर्टी इज नॉट अवेयर ऑफ द ट्रांजैक्शन। तो मेरे अगर खेत वेत होंगे, मैं तो बोल दूंगा कि हाँ मेरे को तो पता ही नहीं था किसने मेरे नाम पे ले रखा है। तो ये तो सोचो कि सरकार को वो मूर्ख बनाने वाली बात होगी, तो सरकार इतनी मूर्ख तो नहीं बन सकती, तो ये स्टेटमेंट करेक्ट नहीं हो सकता, ठीक है। तो ये भी नहीं हो सकता और 1 and 3 भी नहीं हो सकता, तो या तो 2 होगा या 2 and 3 होगा, मतलब 2 तो एनी है, एनीवे करेक्ट हो जाएगा। थर्ड देखो, द एक्ट प्रोवाइड्स फॉर 3 अथॉरिटीज फॉर द इन्वेस्टिगेशन बट डज नॉट प्रोवाइड फॉर एपेलेट मैकेनिज्म। अब आप सोचो, सरकार कुछ भी बनाती है तो कहीं ना कहीं एपेलेट मैकेनिज्म तो रखती ही रखती है, उसके बिना वो कैसे चलेगी, क्योंकि कोई ना कोई डिस्प्यूट तो हो गई। अगर सरकार ने बोला ये बेनामी है, तो वो तो सामने वाला बंदा तो जाएगा ना कि भाई कैसे कैसे तुम डिक्लेयर कर रहे हो, ठीक है। तो यहाँ पर क्या होगा आंसर इसका 2 ओनली, ठीक है, क्योंकि कॉमन सेंस में हमको ये करेक्ट नहीं लग रहा, ठीक है। अब ये देखो 2016 क्वेश्चन, ये भी आपका क्या है, कैपिटल बजट पूछ रहा है, ठीक है, कैपिटल बजट का क्या हिस्सा है। अब हमने क्या देखा, एसेट एंड लायबिलिटी पे इंपैक्ट देखना है। एक्सपेंडिचर करते हैं हम लोग, ठीक है, रोड्स बिल्डिंग मशीनरी, तो इससे क्या होगा, सरकार के लिए एसेट क्रिएट होगा, तो हाँ ये कैपिटल बजट का हिस्सा है। सेकंड देखो, लोन रिसीव फ्रॉम फॉरेन गवर्नमेंट, सरकार के लिए लायबिलिटी बन रही है, हाँ तो ये भी कैपिटल बजट का हिस्सा है। थर्ड देखो, लोन एडवांस ग्रांटेड टू द स्टेट, अगेन ये भी एक टाइप का एसेट है क्योंकि यहाँ पे आपको इंटरेस्ट मिलेगा, ठीक है। तो क्या हो जाएगा इसमें, ऑल 1, 2 and 3, सिंपल एसेट एंड लायबिलिटीज का कॉन्सेप्ट याद रखना। 2016 क्वेश्चन, देयर हैज बीन परसिस्टेंट डेफिसिट बजट ऑफ ईयर आफ्टर ईयर, मतलब डेफिसिट चल रहा है गवर्नमेंट का, ठीक। अब क्या करेगी गवर्नमेंट, अगर डेफिसिट चल रहा है मतलब सरकार जितना खर्चा कर रही है उसके मुकाबले उतनी आमदनी नहीं आ रही, ठीक है। तो सरकार क्या करेगी, यहाँ पे रेवेन्यू एक्सपेंडिचर कम करेगी, कम करना ही पड़ेगा, ठीक है, तभी उसकी डेफिसिट कम होगी, मतलब खर्चा कम करेगी वो। इंट्रोड्यूसिंग न्यू वेलफेयर स्कीम लेके आना, तो फिर क्या हो जाएगा उसमें, सिंपल सी बात है, खर्चा और बढ़ेगा, खर्चा बढ़ेगा तो फिर वापस से डेफिसिट बढ़ेगा, तो ये तो सरकार नहीं करना चाहिए सरकार को, ठीक है। तो 2 हटा दो, बी भी नहीं आएगा और डी भी नहीं आएगा, ठीक है। अब यहाँ पे देखो, ये 1 होगा या 1 and 3 होगा, मतलब रेवेन्यू एक्सपेंडिचर तो हम कम करेंगे तो ये तो रहेगा। अब देखो, रैशनलाइजिंग सब्सिडी हम लोग उसमें देते हैं, एग्रीकल्चर में देते हैं, फर्टिलाइजर में देते हैं, तो अगर सरकार सब्सिडी कम कर देगी, ठीक है, रैशनलाइज कर देगी, तो ऑब्वियस बात सरकार का पैसा कम, खर्चा कम होगा, तो सरकार का डेफिसिट भी कम होगा, तो ऑब्वियस बात हम लोग ये करेंगे, तो आंसर क्या होगा इसमें 1 and 3 ओनली, ठीक है। अब ये 2014 क्वेश्चन है, इसमें ये पूछा है कि नॉन प्लान एक्सपेंडिचर क्या है, मतलब 2 टाइप की पहले कैटेगरी होती थी, एक तो प्लान एक्सपेंडिचर होता था, मतलब जो आप कैपिटल क्रिएशन में आप लगाते हो, रोड बनवा दिया, ब्रिज बनवा दिया, और एक नॉन प्लान एक्सपेंडिचर होता था। नॉन प्लान मतलब आपने सैलरी दे दी, आपने पेंशन दे दिया, तो उससे आपका कुछ एसेट क्रिएट नहीं हुआ, तो यहाँ पर भी इसको अप्लाई करो। डिफेंस एक्सपेंडिचर, ज़्यादातर पैसा कहाँ जा रहा है, सैलरीज में जा रहा है, पेंशन में जा रहा है, तो ये भी नॉन प्लान हो गया। इंटरेस्ट पेमेंट, कोई आपका एसेट क्रिएट हो रहा नहीं, ये भी आपका नॉन प्लान। सैलरीज दे रहे हैं हम, पेंशन दे रहे हैं, ये भी आपका नॉन प्लान हो गया, क्योंकि कुछ रोड ब्रिज नहीं बन रहा ना, कोई कैपिटल आपका क्रिएट नहीं हो रहा है। सब्सिडीज, अगेन इसमें भी आपका कोई कैपिटल नहीं बन रहा है, एसेट नहीं बन रहा है, सबका सब क्या हो गया, आपका नॉन प्लान एक्सपेंडिचर हो गया। ये 2013 क्वेश्चन है, डेफिसिट फाइनेंसिंग का। अब दो डेफिसिट फाइनेंसिंग हमने पढ़ा, क्यों करना था हमको, सिर्फ और सिर्फ इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए कर सकते थे। पब्लिक डेट हमने क्या लोन चुकाने के लिए करना, नहीं। क्या बैलेंस ऑफ पेमेंट को एडजस्ट करना, नहीं। क्या फॉरेन डेट को कम करने के लिए ले सकते, नहीं। क्यों, क्योंकि हमने मोनेटाइजेशन ऑफ डेफिसिट खत्म कर दिया है। हमने आपको जो भी लोन लेना है उसका इंटरेस्ट रेट देना है और पर्टिकुलर पीरियड के लेना है,
तो क्या होगा, वो इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए ही ये डेफिसिट फाइनेंसिंग की जा सकती है, यानी सरकार आरबीआई से पैसे सिर्फ और सिर्फ ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के लिए ले सकती है। ठीक है, तो ये था हमारा पूरा फिस्कल पॉलिसी का चैप्टर। हमने रिवाइज कर लिया, हमने क्वेश्चन भी देख लिए सारे 10 से 12 साल 15 साल के पुराने क्वेश्चन भी देख लिए, और साथ ही साथ हमने ये भी देखा कि इसको कॉमन सेंस से कैसे हम सॉल्व कर सकते थे। ठीक है, तो इस क्लास में इतना ही है। क्लास देखने के लिए थैंक यू वेरी मच।